तो चलिए आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो बहुत ही ज़रूरी है जो आपसे बात करना। और आप अगर क्रोएशिया के बारे में सोच रहे हो या फाइल लगा चुके हो या वीज़ा आने की वेट कर रहे हो तो थोड़ा बैड न्यूज़ भी है, थोड़ी अच्छी न्यूज़ भी है इन फ्यूचर के लिए। तो आपको इस ब्लॉग को ध्यान से सुनना होगा ताकि इस चीज़ को समझो कि आने वाला फ्यूचर क्रोएशिया का कैसा होगा, क्या वीज़ा प्रोवाइड किए जाएंगे और क्या वर्क परमिट प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या आगे जॉब्स की रिक्वायरमेंट वैसे ही रहने वाली है जैसे 2024 और 2025 में एक चमत्कार जैसा ये सीन हुआ था कि बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिले, बहुत सारे लोगों को परमिट्स मिले और बहुत सारे लोगों का करियर बन गया। क्या 2024 2025 से 2026 के बीच में भी ऐसा ही होगा? तो इस व्लॉग में इसी बात की चर्चा करूंगा। तो मेरे इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर किया करो कि अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो, क्योंकि हमारी मेहनत लगती है इस चीज़ के पीछे, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी लेके देता हूं। तो जैसे ही हम आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। जो भाई ये सोच के जा रहे हैं क्रोएशिया कि यहां से फ्लाइट लेंगे, यहाँ तो वॉर्सा उतर जाएंगे पोलैंड में, आगे क्रोएशिया नहीं जाएंगे, यहाँ जर्मनी लुफ्थांसा एयरलाइन लेके वो जर्मन जाएंगे, वहाँ पे उतर जाएंगे, आगे क्रोएशिया नहीं जाएंगे, तो वो बहुत ही गलत सोच है लोगों की। इसी गलत सोच की वजह से आज बांग्लादेश बैन हो चुका है। बांग्लादेश के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, यूरोपियन जो फ्लाइट्स होती हैं वो बुक कर लेते हैं, क्योंकि शेंगन है, शेंगन का वीज़ा भी आपके पास है। तो या तो जर्मन उतर जाते हैं या पोलैंड उतर जाते हैं, तो वो आगे क्रोएशिया एंटर ही नहीं करते। तो आज के हालात, आपने क्रोएशिया में जो बांग्लादेश का उसको बैन लगा दिया है, आपने हालात देख चुके हो, सब कुछ आपके सामने है। बांग्लादेश तो बैन हो चुका है और कई बांग्लादेश के जो लोग हैं वो मेरे से मैसेज करते हैं मेरे को कि सर क्या अब हमारे परमिट नहीं आएंगे, क्या हमारे अब वीज़ा नहीं आएंगे। देखो मैं आपको फिलहाल तो इतनी बात कह रहा हूं, ये टेम्परेरी बैन किया है, सिर्फ आपको वार्निंग देने के लिए, ये बैन किया है। टेम्परेरी है, क्या पता ये 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद खुल जाए। बट ये वार्निंग इसके साथ साथ और देशों को भी दी गई है, इंडिया, इजिप्ट, फिलीपींस, नेपाल। अगली बारी किसकी होगी ये नहीं कह सकते, बट आपको ये समझना होगा। हाँ क्रोएशिया जाओ, मैं नहीं ये कहता कि आप आगे मूव ना हो, बट आपका जो मेन मकसद है क्रोएशिया जाके वहां की टीआरसी लो, 2-3 मंथ काम करो। अगर अच्छा नहीं लगता तो बहुत सारी कंट्री है जिसमें मूव किया जा सकता है। स्पेन है, चलो पोलैंड अभी बंद हो चुका है, पोलैंड में अभी वर्क परमिट नहीं आ रहे, ठीक है, वो बंद हो चुका है। स्पेन है, आप इटली में पेपर लगा सकते हो, नीदरलैंड में पेपर लगा सकते हो, क्योंकि जहां पे आपको अच्छी स्किल हो वहां पे आप पेपर लगा सकते हो। तो अभी के फिलहाल टाइम में अगर मैं परमिट्स की बात करूं, क्या इन फ्यूचर परमिट्स आएंगे, क्या इन फ्यूचर इंडिया वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या वैसे ही वीजा मिलेंगे जैसे उनको 2024 से 25 में मिले हैं? क्या 2025 से 26 के बीच में वैसे ही वीजा और परमिट मिलेंगे? तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो क्रोएशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वो अकेला काम नहीं करता, वो यूरोपियन यूनियन के साथ काम करता है। पहले वो शेंगन में नहीं था, पहले यूरोप में था, वो खुद अपना जो भी उनका सिस्टम चलता था, अब वो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से काम करते हैं। क्रोएशिया में इतनी पावर नहीं है कि वो इंडिया को बैन कर दे, बट यूरोपियन यूनियन में लेबर जो वर्कर्स हैं उनके अगर वो जो लॉस हैं उनका वो उनको नहीं मानते तो वो उसको बैन कर सकते हैं। किसी भी देश के वर्कर्स को बैन किया जा सकता है। क्रोएशिया सबसे ज्यादा जो वीजा प्रोवाइड करता है वो बोस्निया को प्रोवाइड करता है, सर्बिया को प्रोवाइड करता है, जो और उनकी यूरोपियन कंट्री हैं उनको वो प्रोवाइड करता है सबसे ज्यादा वीजा। और उनके जो वीजा की जो रेशो है वो 100% रहती है। और वहां से सबसे ज्यादा वीजा प्रोवाइड होते हैं क्योंकि उनको उनकी भाषा आती है। हमारे लोगों को इसलिए वो प्रोवाइड करते हैं कि हम कम पैसों पे भी काम कर लेते हैं। ये इंडियंस
नेपाली, बांग्लादेश या पाकिस्तान के लोग कम पैसों में भी कहीं ना कहीं काम कर लेते हैं। अगर वो उनको 1000 यूरो देते हैं तो हम लोगों को 800-900 यूरो दे के भी काम चला लेते हैं। तो इसलिए उनको जरूरत पड़ती है, तो आगे इन फ्यूचर जरूरत पड़ती ही रहनी है। बट उन्होंने ये बोला है कि अब हमको चाहिए ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स, जिसमें वेल्डर आ गया, स्टील फिक्सर आ गया, मेसन एंड प्लास्टर आ गया, प्लम्बर्स आ गए, पाइप फिटर्स आ गए, टिग मैग वेल्डर्स आ गए, शटरिंग कारपेंटर, एस्कावेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, जिसमें स्किल्ड ज्यादा हो। और जो जर्नल कैटेगरी है जिसमें नॉन स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, उनको कम परमिट प्रोवाइड किए जाएंगे और कम वीजा प्रोवाइड किए जाएंगे। बट हमारे पास तो सब, हम तो अपने हिसाब से अगर चलना चाहें, ऐसा नहीं कि हर जनरल कैटेगरी का वीजा रिफ्यूज होगा, बट कुछ कैटेगरी ऐसी है जिस पे आपको सोच समझ के फाइल लगानी चाहिए। मान लो आपने हेल्पर में फाइल लगाई है, अभी के टाइम में हेल्पर की भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सभी के भी सभी स्किल्ड वर्कर ही चाहिए, तो फिर हेल्पर का काम कौन करेगा। बट अगर आप मेरे हिसाब से चलो, अगर आप क्रोएशिया में रह के ही काम करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम जो सीख के जाना पड़ेगा, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई भी काम सीख लो, कंस्ट्रक्शन में कोई भी काम सीख लो, चाहे वो स्टील फिक्सर का है, मेसन प्लास्टर का है, शटरिंग कारपेंटर है, कोई भी काम एक सीख लो, बहुत अच्छे तरीके से सीख लो, और साथ के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लो। अभी जो फ्यूचर बता रहा हूं क्रोएशिया का 2025 से 26 में, अभी तो आप नहीं मानोगे, बट आपको यही वीडियो मेरी सेव कर लेना। आने वाले वक्त में जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर वो सच ना हुआ तो आप फिर मेरे को बोलना। जो मैंने आज तक बोला है वो सब पूरी रियलिटी सच हुई है। आज बोलता हूं, स्किल्ड वर्कर्स की जितनी डिमांड आएगी उसके सभी के वीजा लगेंगे। कंपनी सही होनी चाहिए, सभी के वीजा लगेंगे जो बंदा स्किल्ड में जाएगा आज के टाइम में। अगर वो बाय चांस हेल्पर की कैटेगरी में जा रहा है, बट वो काम सीख के जाए तो उसकी कैटेगरी वहां चेंज हो सकती है, वहां का एम्प्लॉयर चेंज कर सकता है। तो वो चीज आपको आज से माननी पड़ेगी। अभी उनकी बात करते हैं जिनके वर्क परमिट अप्लाई हो चुके हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में, क्या उनके वर्क परमिट्स आएंगे? पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, पिछली से पिछली वीडियो बताया था कि जून, जुलाई, अगस्त वाले अपने विड्रॉल कर लें। मैं कहता हूं सितंबर वाले भी अपनी फाइलें विड्रॉल कर लें। ठीक है, आज का माहौल बहुत चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, 6 महीने के बाद भी परमिट आ जाते थे। आज के टाइम में जगरेब के तो छोड़ ही दो यार, जगरेब तो सिर दर्द बना हुआ है। और ये एजेंट मानते नहीं है, ये आपके एजेंट फिर भी जगरेब में ही घुसेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है क्रोएशिया के बारे में, ना क्रोएशिया की एबीसी पता है। किसी के कहने पे भी आपको जगरेब में डाल देंगे। मैं तो बोलता हूं भाई, कोई जगरेब में आपको एजेंट डालता है ना, उसको 2 गाड़ियां एक्स्ट्रा दो। अगर कोई आज के टाइम में आपको जगरेब में डालता है तो अगर आज के टाइम में कोई एजेंट आपको जगरेब में डाल रहा है ना, तो वो एजेंट है ही नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है क्रोएशिया के बारे में। कोई आपको स्प्लिट में डाल रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि इनके परमिट आते ही कब हैं, बहुत रेयर परमिट आते हैं उनके। मैं कहता हूं सितंबर वाले भी अपनी फाइलें विड्रॉल कर ले। सितंबर से पहले 30 सितंबर से पहले जिसके भी अप्लाई स्लिप मिला है, ऑफर लेटर मिला, वो विड्रॉल कर लो। परमिट का कोई अता पता नहीं है भाई, कितना टाइम और वेट करोगे, कितना टाइम और वेट करोगे। यहां पे दिसंबर और जनवरी वालों के परमिट मिल रहे हैं, उनको नया परमिट इशू करवा लो। कोई फायदा नहीं इतना टाइम वेट करने का। मैं तो ये अक्टूबर वाले भी जो अप्लाई करके बैठे हुए हैं ना, मैं इनको बोलूंगा फरवरी के एंड तक वेट करो आप बस, नहीं तो नया परमिट अप्लाई कर दो। जो सीजन अप्लाई करके बैठे हुए हैं, अक्टूबर वाले जो सीजन वाला परमिट अप्लाई करके बैठे हुए हैं, वो फरवरी के एंड और मार्च के फर्स्ट वीक तक वेट कर लो। ठीक है, किसी के भरोसे मत बैठो। जो 1 ईयर वाले हैं वो भी किसी के भरोसे मत बैठो। एजेंट तो आपसे पैसा लेके कहेगा ही वेट करो, वो तो बोलेगा ही ना। अक्टूबर वालों को डेडलाइन दे रहा हूं, फरवरी के एंड में, मार्च के पहले वीक तक वेट कर लो। देखो, मैं आज तक प्रेडिक्शन करता रहा हूं, तो मेरी प्रेडिक्शन उस हिसाब से चलती भी रही है, अच्छी चलती रही है। मैं आज भी बोलता हूं
फरवरी के एंड के मार्च पहले हफ्ते में आपके जितने लोगों के परमिट आ गए, आएंगे भी, ऐसा नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया को बैन कर दिया, नेपाल को बैन कर दिया, किसी भी कंट्री को बैन कर दिया, ऐसा कुछ बैन नहीं हुआ। बट जितने भी डॉक्यूमेंट आज के बाद उनके पास जाएंगे, नए डॉक्यूमेंट भी जाएंगे, वो पूरी तरह वेरीफाई करेंगे, आपको पूरी तरह वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा भागने वाला तो नहीं है। मैं आपको रियलिटी ये बता देता हूं, आज के बाद पूरा वेरिफिकेशन होके जाएगा, हर बंदे का वेरिफिकेशन होके जाएगा कि ये बंदा भागने वाला तो नहीं है, कि जेन्युइन बंदा है ना। क्योंकि इतना हाईली चांस हो चुका है, लोग इतने भाग चुके हैं क्रोएशिया से, इतने मूव हो चुके हैं, उन लोगों को प्रेशर में आके ये न्यूज में रिलीज करना पड़ा कि ये लोग हमारे देश से भाग रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो ऐसा है वैसा है। तो इनको थोड़ा वार्निंग देके या रिस्ट्रिक्ट करके इनको देखो ये सुधरते हैं कि नहीं। अब क्रोएशिया के एम्प्लॉयर की बात कर लो, अगर हमारे लोग भाग रहे हैं तो क्रोएशिया के एम्प्लॉयर कैसे होंगे? क्या क्रोएशिया के एम्प्लॉयर सही हैं? बंदा क्यों वहां से भागेगा? उसको सैलरी अच्छी मिलेगी, अकोमोडेशन अच्छी मिलेगी, क्योंकि क्रोएशिया तो समझेगा नहीं, क्योंकि वो तो उसके अपने लोग हैं, ठीक है, वो समझेगा नहीं। क्योंकि हर बंदा जो किसी भी कंट्री से जाता है, उसका कोई ना कोई बंदा स्पेन बैठा होता है, कहीं ना कहीं बैठा ही होता है, जर्मन में, स्पेन में, नीदरलैंड में, तो वो उसके पास जाएगा अगर उसको काम नहीं मिल रहा क्रोएशिया में। तो क्रोएशिया में इस वक्त काम नहीं है। क्रोएशिया तो एक गेटवे था, जैसे वो शेंगन में आया वो लोगों ने गेटवे बना के चला, उसको गेटवे बन गया था। इतने लोग गए वहां से, इतने लोग गए, जितने यहां से जाते गए वहां से उतने निकलते गए। लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी सेटलमेंट कर ली। चलो, हर बंदे की अपनी अपनी राय है, वो कर सकता है यार, उसकी मर्जी है। अब इसमें कसूर तो दोनों पार्टियों का है, क्रोएशिया के एम्प्लॉयर्स का भी है, जो लेबर वर्कर है उसका भी है, बट वो मानते नहीं ना, वो अपना कसूर नहीं मानेंगे, वो आपको ही कसूरवर मानेंगे कि ये हमारे देश से भाग रहे हैं। और अगर वीजा की मैं बात करूं, वीजा की जो रियलिटी अभी चल रही है, वीजा का सक्सेस रेशो पहले से कम हुआ है, पहले से 5% उसमें फर्क पड़ा है। लेट भी आ रहे हैं और थोड़ा सा फर्क पड़ा है। पहले 90% सक्सेस रेशो था, अब 85% सक्सेस रेशो रह गया। कम नहीं होना चाहिए, इसको बढ़ना ही चाहिए। तो आप समझ पा रहे हो आने वाला वक्त क्रोएशिया में कैसा होगा। वर्कर्स की जरूरत तो उसको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है, बट एक लास्ट वार्निंग देके उन्होंने छोड़ दिया कि ऐसा हम कर सकते हैं आने वाले वक्त में। अगर बांग्लादेश को बैन कर सकते हैं तो आने वाले वक्त में यूरोपियन यूनियन और भी देशों को बैन कर सकती है, अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं आगे। मैं आपको कोई अच्छा न्यूज ही लेके आऊंगा आपके लिए। आप मेरे को मैसेज करते हो, आप लोग मैसेज करते हो कि थोड़ा लेट वीडियो क्यों डालते हो। कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए ही मैं लेट वीडियो डालता हूं कि कोई अच्छी जानकारी मिल जाए तो मैं आपको दे सकूं। एक कंट्री में और लेके आ रहा हूं, इस्टोनिया। उसकी मैं आपको डिटेल वीडियो डालूंगा, चाहे मैं आज शाम को डाल दूं या कल डाल दूं। आपको इस्टोनिया कंट्री की एक डिटेल वीडियो जरूर डालूंगा, उसके परमिट्स को लेके, उसका कितना प्रोसेसिंग टाइम है, कैसे वो कंट्री काम करती है, कैसे परमिट देती है, वीजा रेशो क्या है, आपको फुल डिटेल वीडियो दूंगा। समझना उस बात को। तो थोड़ा क्रोएशिया से थोड़ा मूव करके इस्टोनिया की तरफ चले तो अच्छा रहेगा, आज के टाइम में थोड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू।